वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आज स्टडी पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का भूगोल का अध्याय 1, जिसका नाम है भारत संसाधन और उपयोग। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का भूगोल पढ़ने वाले हैं। भूगोल का अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत संसाधन और उपयोग। जी फ्रेंड्स, तो बिना देर किए हुए चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूल ले, ताकि हर नए अपडेट्स तुरंत आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई जारी रहे। जी हाँ फ्रेंड्स, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी पढ़ाई जारी रहे। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका संसाधन। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका आता है संसाधन। संसाधन होता क्या है? तो वो सभी वस्तुएं जिसका उपयोग करके मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन होते हैं। जैसे कि हमें कपड़े धोने के लिए सर्फ चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वस्तु खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो ये सभी क्या हो गए? संसाधन हो गए। जैसे गाड़ी चलाने के लिए हमें पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल क्या हो गया? संसाधन हो गया, क्योंकि पेट्रोल के बिना गाड़ी चलेगा नहीं। वस्तु खरीदने के लिए हमें पैसे चाहिए, बिना पैसे के हमें वस्तु मिलेगा नहीं। तो पैसे खरीदने के लिए चाहिए, इसलिए पैसे क्या हो गए? संसाधन। उसी प्रकार मानव अपने जीवन में जिस भी वस्तु का उपयोग करता है वही क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, यानी इससे बात साफ हो रहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। एक प्रसिद्ध भौगोलिक जिसका नाम था क्या, जिम्मरमैन, उनका भी कहना था संसाधन होते नहीं बनते हैं। और जाहिर सी बात है, ये बात सच भी है कि जब तक कोई वस्तु संसाधन का रूप नहीं लेता है, जब तक मानव अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं करता है, तब तक कोई वस्तु जो है वो संसाधन का रूप नहीं लेता है। तो ये बात सही भी है कि संसाधन होते नहीं क्या होते हैं? बनते हैं। यानी मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिस भी वस्तु का उपयोग करता है वही क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। जैसे कपड़ा, तेल वगैरह बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं, तो जब उपयोग करते हैं तभी वो संसाधन होता है, अन्यथा वो संसाधन नहीं कहलाता। जब हम अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं तभी वो क्या होता है? संसाधन का रूप लेता है। चलिए फ्रेंड्स, तो संसाधन समझ में आ गया। जब भी मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने किसी वस्तु का उपयोग करेगा तो वो संसाधन, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। और संसाधन होते नहीं बनते। जैसे कि हमने ट्रक, मोटरसाइकिल, जितने भी हमें ज़रूरत की वस्तुएं, कपड़े, तेल वगैरह जितने भी हम उपयोग करते हैं, वो ब्रह्मांड में पहले था नहीं, हमें ज़रूरत पड़ी और हमने आविष्कार किया, उसका उपयोग किया, तो वो क्या हो गए? संसाधन। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। क्या है? संसाधनों का वर्गीकरण, यानी संसाधनों को किस भाग में बांटा गया, कितने भाग में बांटा गया है। पहला आपका है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, यानी निर्माण के आधार पर। जैसे कि संसाधनों का किसी भी वस्तु का एक निर्माण होता है, उत्पत्ति होता है, कहीं ना कहीं से उनको उत्पत्ति हुई होती है, तो उसी उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों की जो उत्पत्ति हुई है, उसी आधार पर संसाधनों को दो भाग में बांटा गया है, वो है जैव और अजैव। दूसरा, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। हम संसाधनों का अलग अलग रूप से उपयोग करते हैं। किसी का हमारे दैनिक जीवन में ज़रूरत होता है, तो किसी का ऑफिस में, किसी घर से बाहर, तो किसी को घर के अंदर। तो ये जो उपयोग हम करते हैं, उपयोगिता के आधार पर जो है संसाधनों को दो भाग में बांटा गया है। पहला होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय। स्वामित्व मतलब होता है मालिकाना के आधार पर। मालिकाना के आधार पर संसाधनों को चार भाग में बांटा गया है। पहला होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है सामुदायिक, तीसरा होता है राष्ट्रीय और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय। यानी समझते हैं ना, हर व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति होती है, तो वहाँ उसका मालिक वो भी हुआ। सामुदायिक, जिसमें एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर बहुत सारे लोगों का अधिकार होता है। राष्ट्रीय मतलब जिसके में पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, यानी राष्ट्र के अंदर जो भी संसाधन आते हुए क्या होते हैं? राष्ट्रीय होता है। और जो राष्ट्र के बाहर होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। और विकास की स्थिति के आधार पर जो है वो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आना। उत्पत्ति के आधार पर कितने? दो, जैव और अजैव। उपयोगिता के आधार पर दो, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर कितने? चार। कितने? चार। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। कितने? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, और विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन। ठीक है, संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और
संचित कोश संसाधन, ये 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। ठीक है, अब आगे इसके बारे में हम डीपली जानेंगे कि जैव और अजैव क्या होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम टॉपिक की ओर चलते हैं। अब आता है आपका उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों के प्रकार होते हैं कौन कौन सा है, एक जैव और दूसरा अजैव। जैव संसाधन वैसे होते हैं जिनमें जो जीव मंडल में पाए जाते हैं और जिनमें सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। किसके लक्षण पाए जाते हैं फ्रेंड्स, सजीवों के लक्षण, यानी जीव मंडल में पाए जाने वाले वो सभी पदार्थ जिनमें सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं वे जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि हम मनुष्य भी हैं तो हमारे अंदर भी जीवन होता है और सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। इसके अलावा वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर भी, मत्स्य यानी मछली जो है उसके अंदर भी, और जो पशु हमारे होते हैं उनके अंदर भी सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, जैव, यानी जिसमें जीवन होगा वो जैव कहलाएंगे। ठीक है, और इसका अपोजिट उल्टा क्या हो गया, अजैव। अजैव क्या कहलाएंगे, अजैव। जैव का उल्टा है तो अजैव, यानी जैव में सजीव तो अजैव में निर्जीव, यानी निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, अजैव। यानी जिसमें निर्जीव वस्तुओं के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, निर्जीव। यानी एक शब्द में कहें तो जिसमें, है ना, जीवन नहीं पाया जाता है। क्या, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जिसमें जीव सजीवों के लक्षण नहीं पाए जाते उसे क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि हो गया आपका चट्टानें, धातु, खनिज, इसमें जीवन नहीं होता है फ्रेंड्स। लेकिन मनुष्य में, वनस्पति में, मछली में, पशुओं में जीवन होता है। इसलिए क्या हो जाएंगे, जो सजीव होंगे वो हो जाएंगे जैव संसाधन, जो निर्जीव होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, अजैव संसाधन। ठीक है, समझ में आया, जिसमें जीवन वो जैव और जिसमें जीवन नहीं वो अजैव। अगला है आपका उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। किसके आधार पे, उपयोगिता, जो हम उपयोग करते हैं संसाधनों का उसके आधार पर। जैसे कि ऐसे बहुत सारे संसाधन होते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर स्वतः अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिसका उपयोग हम करते हैं, एक बार ख़त्म हो गए तो चाह कर भी वापस नहीं आते। जैसे कोयला ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, हम उपयोग करते तो वापस आता है, नहीं आता है। लेकिन जो वापस आ जाने वाला है उसमें क्या है, आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं वो वापस आ जाता है। जल है, जल का उपयोग करते हैं वापस आ जाता है। पवन ऊर्जा है, पवन का उपयोग करते हैं वापस आता है। सौर ऊर्जा है, सौर का उपयोग करते हैं वापस आ जाता है। ठीक है, तो उपयोगिता के आधार पे यही होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय, यानी जिसका हम उपयोग करते हैं, है ना, जिसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और जो पुनः प्राप्त हो जाता है, यानी हम उपयोग किए, ख़त्म हुआ, फिर से स्वतः अपने आप ही बन जाता है, या उसे किसी रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा पुनः बनाया जा सकता है। लेकिन अनवीकरणीय क्या हो गया, अनवीकरणीय वैसे संसाधन जिसका लंबी अवधि, यानी जिसको काफ़ी अधिक लंबा समय देने के बावजूद भी जिसका बनाना संभव नहीं है, या जिसका बनना संभव नहीं है, जटिल प्रक्रिया द्वारा भी उसका लंबे समय देने के बावजूद भी ये संभव नहीं है कि वो बन ही जाए, तो उसे क्या कहते हैं, अजैव अनवीकरणीय संसाधन का। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन के आपके उदाहरण क्या हो जाएंगे, सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से प्रकाश होने वाली, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है कभी ख़त्म होती है, नहीं होती। आज ख़त्म होती, फिर सुबह हमें प्राप्त हो जाती है। पवन ऊर्जा जो है उसका उपयोग करते हैं, फिर वो हमें प्राप्त हो जाती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। जल भी जो उपयोग करते हैं, फिर जल चक्र के माध्यम से ये पृथ्वी पर हमेशा बना रहता है। या इसका रासायनिक उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक लैबों में अभिक्रिया करके भी हम जल का निर्माण कर सकते हैं। विद्युत जो है, विद्युत भी ख़त्म नहीं होते, विद्युत का उपयोग करते हैं और फिर उन्हें पुनः चक्रण द्वारा, जल विद्युत द्वारा, जल के माध्यम से, जल के बहाव के कारण से विद्युत का निर्माण कर लिया जाता है। इसके अलावा वन भी है, वन का उपयोग करते फिर से वन का निर्माण कर लिया जाता है, पेड़ पौधों को लगा करके अभिक्रिया करके। जैसे कि देखें तो पहले एक ही प्रकार के पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता था, लेकिन अभी देखें तो भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का निर्माण किया जा चुका है। ठीक है, तो ये थे आपके जैव नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय में क्या, जिसका एक बार उपयोग कर लिए, ख़त्म हो गया, तो काफ़ी लंबा समय देने के बाद भी, या रासायनिक जैविक प्रक्रिया द्वारा भी अगर बनाएं तो लंबा समय, लाखों समय देने के बावजूद भी गारंटी नहीं है कि वो बन ही जाएगा, वो हमें प्राप्त होगा। तो वैसे संसाधन क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा कोयला, है ना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये जो है वो भूमंडल के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। इसलिए हम के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार 4 प्रकार, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं,
हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ अपनी निजी संपत्ति होती है जिसके पास उसका अपना अधिकार होता है। कोई दूसरा व्यक्ति, हम या आप जो है उसके संपत्ति पे अपना अधिकार नहीं जता सकते हैं। तो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं, वैसे संपत्ति को निजी संसाधन कहते हैं। जैसे कि आपके पास जो कपड़े हैं, आप जिस फ़ोन में देख रहे हैं ये वीडियो, वो अगर आपका है तो उस पर आपका अधिकार है। कोई मैं या आपके घर वाले या आपका दोस्त कोई भी उस पर क्या कर सकता है, हक नहीं जमा सकता कि ये फ़ोन मेरा है। आप जो कपड़े पहने हैं, आपके पास जो पैसे हैं, कॉपी है, कलम है जिसका उपयोग करके आप पढ़ते हैं, उस पर आपका अपना अधिकार है। कोई भी दूसरा आपका दोस्त या आपके घर वाले या कोई भी बाहरी व्यक्ति उस पर अपना अधिकार का दावा नहीं कर सकता। तो वैसे संपत्ति जिस पे किसी व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, क्या होता है, व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, तो वो होता है व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया ना। जैसे कि आपके पास अपनी मोबाइल है, अपनी इंस्ट्रूमेंट है, अपनी कॉलम है, अपनी कॉपी है, अपनी क्लास है, अपने फ्रेंड्स है तो उन सब पे आपका अधिकार है। कोई दूसरा व्यक्ति उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। तो वो क्या कहलाएंगे, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है। अब है आपका क्या, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक मतलब क्या, समुदाय, यानी जिस पे पूरे समुदाय का हक हो, जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो करके बहुत सारे, जैसे पूरे समुदाय का, एक समाज का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि पार्क हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, स्कूल हो गया, इन सभी पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। पार्क पे आप अधिकार करना सकते हैं, मंदिर है तो उस पर आप अपना अधिकार बना सकते हैं कि नहीं आपको अंदर आना है, इसको अंदर नहीं आना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सबका एक समान अधिकार होता है। जो चाहे वो मंदिर में जा सकता है, पूजा याचना कर सकता है, स्कूल में पढ़ाई कर सकता है, उसमें पढ़ाई करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो जिस पे पूरे समुदाय का अधिकार होता है, यानी समाज के एक बड़े भाग का, समाज में सभी लोगों का एक समान अधिकार होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब आपका आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन यानी राष्ट्रीय मतलब क्या होता है, राष्ट्र यानी देश। देश के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, देश के अंदर क्या होते हैं, जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। वो आपके निजी संसाधन भी हो सकते हैं, सार्वजनिक संसाधन भी हो सकते हैं, सामुदायिक संसाधन भी हो सकते हैं। क्योंकि वो जितने भी आप निजी हैं या सार्वजनिक है, वो किसी न किसी राष्ट्र के अंदर होते हैं। तो ये दोनों ही संसाधन क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय कहलाते हैं। क्योंकि आप भी किसी न किसी राष्ट्र के वासी होते हैं, और जो समुदाय होता है वो भी किसी न किसी राष्ट्र के अंदर मौजूद होता है, इसलिए वो सभी क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे राष्ट्रीय संसाधन आपका क्या हो गया, भूमि हो गया, सड़क हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, स्कूल हो गया, ये सभी क्या है, राष्ट्रीय हैं। यानी आपका तो अधिकार है ही, साथ साथ उसके ऊपर क्या है, राष्ट्र का भी अधिकार है, यानी देश का भी अधिकार है। देश चाहे तो उसका उपयोग अपने अनुसार, उस वृद्धि के अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। इसलिए ये सभी क्या होंगे, राष्ट्रीय संसाधन भी कहलाएंगे। समझ में आया ना। यानी राष्ट्रीय मतलब क्या, एक राष्ट्र के अंदर, यानी जैसे हमारा देश भारत है, तो भारत देश के अंदर जितने भी प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, चाहे वो हमारे पास हो, आपके पास हो, इस देश में किसी भी क्षेत्र में मौजूद है, अगर भारत में है तो वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। ठीक है, हमारे पास हुआ तो वो निजी हुआ, जिस पे स्कूल हुआ, मंदिर हुआ, तो उससे सामुदायिक हुआ, लेकिन वो एक देश के अंदर भी है, इसलिए वो एक राष्ट्रीय संसाधन भी कहलाएगा। ठीक है। अब है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समझ में आ रहा है ना। अंतर्राष्ट्रीय यानी जिसका राष्ट्र से अलग होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या, जिसमें सभी देशों का, जैसे कि अभी हमारा था व्यक्तिगत और सामुदायिक, व्यक्तिगत में एक व्यक्ति का अधिकार था, सामुदायिक में सबका अधिकार था। ठीक वैसे ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संसाधन जो होता है उसमें जिस देश में जो है उसका जो जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि भारत में जितने भी संसाधन हैं, भारत जैसे चाहे वैसे उसका उपयोग कर सकता है कि नहीं। ठीक है, वैसे ही और अंतर्राष्ट्रीय जैसे कि सामुदायिक है, जैसे चाहे वैसे उपयोग नहीं कर सकते हैं, सबका बराबर का अधिकार है। ठीक वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी है, इसमें जो है जितने भी देश होते हैं सबका बराबर अधिकार होता है। और समुद्र तल से, जहाँ से समुद्र शुरू होता है वहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद जो भी संसाधन पाए जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और वहाँ उसका उपयोग जो है अगर कोई राष्ट्र करता है, कोई देश करता है, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति से परमिशन लेना होता है। आदेश के बिना वो उस संसाधन का उपयोग नहीं कर सकता है। अगर 200 किलोमीटर के बाद अगर एक लोहा का भी अंश पाया गया या एक पेट्रोल का भी अंश पाया गया, कुछ भी है,
तो अगर उसका उपयोग करना है तो पहले अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय समिति से बात करनी पड़ेगी। अगर आप बिना बात किए उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो बाकी जो देश है वो आपका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, समुद्र तल से क्या 200 किलोमीटर दूरी के बाद जो संसाधन पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इस पे सभी देशों का एक समान अधिकार होता है। समझ में आया ना। व्यक्तिगत में जिसका अपना अधिकार होता है, सामुदायिक में जिसमें एक व्यक्ति का ना होकर के पूरे समुदाय पूरे समाज का अधिकार होता है, राष्ट्रीय जिसमें राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल से 200 किलोमीटर दूरी के बाद जो संसाधन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मैं भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो सारा का डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लाइन बाय लाइन नोट्स भी आप अपने कॉपी में बना सकते हैं, या पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम पर जाकर के आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या पीडीएफ ले सकते हैं, या टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में ही मैं व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा, उससे आप डायरेक्ट व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप में भी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिससे आप आसानी से इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों को रेफ़र कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी पढ़ाई ना रुके। मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक डीपली और आपके लिए सही जानकारी लेकर आ पाऊँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपका पढ़ाई चलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अगला हमारा टॉपिक आता है विकास की स्थिति के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं जी, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है कौन सा, संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार और चौथा संचित कोष संसाधन। ठीक है, संभाव्य संसाधन क्या होते हैं, तो जिनकी संभाव्य मतलब ही समझ में आ रहा है, संभाव्य मतलब संभावना, संभाव्य मतलब संभावना, यानी जो किसी क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जो किसी क्षेत्र में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन जिसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है, आने वाले भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है, वैसे संसाधनों को क्या कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पैकेट में अगर 10 रुपये है या 100 रुपये है और हम मार्केट में जाते हैं, तो अगर हमारा काम 100 रुपये से अगर चल जाने वाला है, जितना हमारे पास पैसे हैं, अगर उससे हमारा काम चल जाने वाला है, तो क्या अगर बैंक में हमारे 5,000 रुपये है तो मैं बैंक में जाऊंगा पैसे उठाने, क्या आप जाएंगे पैसे उठाने, नहीं जाएंगे। तो ठीक वैसे ही संभाव्य संसाधन होता है देश के वैसे संसाधन का क्षेत्र जहाँ पे संसाधन होने की संभावना होती है, जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले समय में उसका उपयोग किया जा सकता है, वैसे संसाधनों को क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे कि हिमालय के क्षेत्र में जो संसाधन पाए जाते हैं उनका अभी तकनीकी विकास ना होने के कारण से काफ़ी गहराई में पाए जाते हैं, तो बाकी जितने क्षेत्रों से हमें संसाधन मिल रहे हैं उससे हमारा क्या होता है, ज़रूरत जो अभी पूरा हो जा रहा है, इसलिए हिमालय के क्षेत्रों से अभी संसाधन नहीं निकाले जा रहे। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले संसाधन क्या हो गए, संभाव्य संसाधन के अंश हो गए। इसके अलावा राजस्थान है, गुजरात है, वहाँ से हम पवन ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हवा जो है काफ़ी तेज़ मात्रा में चलती है, लेकिन अभी जितनी मात्रा में हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी से हमारा काम हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, गुजरात और राजस्थान से अभी पवन ऊर्जा का उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में हो रहा है। लेकिन अगर काम नहीं चलता तो उससे बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है आने वाले समय में, इसलिए अभी ये क्या हो गए, संभाव्य संसाधन हो गए। ठीक है, अगला है आपका क्या, विकसित संसाधन। अगला क्या है आपका, विकसित संसाधन, यानी विकसित मतलब ही क्या, जिसका विकास हो चुका हो। विकसित मतलब क्या, जिसका विकास हो चुका हो, यानी संसाधन के ऐसे रूप जिनकी गुणवत्ता मात्रा का हमें पूरी तरह से क्या होता है, जानकारी प्राप्त होता है कि ये कितने हैं, इसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इसकी मात्रा कितनी है, इसकी गुणवत्ता क्या है, सब जब हमें मालूम होता है तो वो क्या कहलाते हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, इन सब का एक अनुमानित भंडार है, हमें पता है कि वो भारत में कितने पाए जाते हैं या किस प्रकार से उपयोग करेंगे तो हम इसका क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं, इसके गुण क्या होते हैं, इसके अंदर दोष क्या होते हैं, वो सब हमें पता है। तो ये क्या होगा, विकसित संसाधन, यानी जिसके बारे में हमें क्या हो, जिसकी मात्रा के बारे में, जिसकी गुणवत्ता के बारे में, जिसके उपयोग के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं,
विकसित संसाधन कहते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, खनिज हो गया, प्राकृतिक गैस हो गए। इन सभी के बारे में हमें पूर्णतः जानकारी प्राप्त है कि ये इनकी मात्रा कितनी है, इनकी है ना उपयोग कैसे किया जाता है, इनमें क्या क्या हम कमी कर सकते हैं या इसका उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं, ये सभी हमें क्या है पता है। इसलिए क्या हो गए विकसित संसाधन कहलाएंगे। ठीक है। अब है आपका अगला क्या, भंडार संसाधन। अब आप अगला क्या है, भंडार संसाधन। भंडार मतलब क्या होता है, भंडारित करना। भंडार मतलब क्या, भंडारित करना। ठीक है, यानी भंडार मतलब क्या हो गया, विलम्ब के लिए खेद है। चलिए फिर से हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। भंडार संसाधन, भंडार मतलब क्या होगा, भंडारित करना। भंडार मतलब क्या हो गया, भंडारित करने यानी वैसी शक्ति है ना, वैसे ऊर्जा जो कि इस ब्रह्मांड में छिपी हुई है, हमारे क्षेत्रों में छिपी हुई है। इसमें असीम शक्ति की संभावना है, जिसमें क्या है असीम शक्ति की संभावना है, लेकिन जिसका उपयोग अभी किया भी जाता है तो काफ़ी कम मात्रा में, ना के बराबर किया जाता है। वैसी शक्ति क्या करती है, भंडार संसाधन कहलाती है, क्योंकि उसके उपयोग की जो तकनीक है हमारे देश में विकसित नहीं है, इसलिए उसे क्या कहते हैं भंडार संसाधन कहते हैं। उसका भविष्य के लिए उपयोग करने के लिए है ना, तकनीक के कारण से अभी उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले समय में किया जा सकता है। जैसे कि जो जल है ना, जैसे कि जो क्या है जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है, और जल से हम जितना चाहें, जल में काफ़ी अधिक एनर्जी होती है जिसका हम जितना चाहें उतना उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो जल के ऊपर जो कार्य है उसका भी तकनीक विकसित नहीं हुआ है, हमारे देश में उतना ज़्यादा तकनीक नहीं है जिससे कि हम जल से काफ़ी बड़े मात्रा में क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का उत्पादन कर सके या उसका उपयोग कर सके। इसलिए अभी उसका जो उपयोग है जल का वो काफ़ी मात्रा में नगण्य है, यानी उससे जो शक्ति का उत्पादन है वो काफ़ी कम मात्रा में किया जाता है। इसलिए जल जो है वो क्या हो जाएगा, भंडार संसाधन हो जाएगा। इसके अलावा एक उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग खेती करते हैं, आलू प्याज लहसुन वहसुन वगैरह वगैरह की खेती करते हैं, धान गेहूँ सब की खेती करते हैं, लेकिन जो हमारे से आवश्यकता से अधिक हो जाता है, यानी हमारे उपयोग से जब अधिक होता है तो उसको क्या करते हैं, हम भंडारित करते हैं। करते कि नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए हम आलू की खेती किए और आलू हमारे खेतों में अगर 1 क्विंटल हुआ तो मिनिमम हमें ज़रूरत है कितना, 10 से 15 किलो की, तो उतने रख के हम बाकी आलू को क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर में संग्रहित कर देते हैं, भंडारित कर देते हैं, और जब ज़रूरत पड़ता है तो उसे उठाकर क्या करते हैं, लाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। ठीक वैसे ही आपका जल भी है ना, वो भी भंडारित है और ये भी भंडारित है। ठीक है, तो वैसे हमारा जल भी है, जल से हम जल में असीम शक्ति होती है, जितनी चाहे उससे एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या है, अभी इसका तकनीक जो है हमारे देश में क्या उतनी विकसित नहीं है, इसलिए इसका काफ़ी कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसलिए क्या हो गया, ये भंडार संसाधन। ठीक है। अब है आपका क्या, संचित कोश संसाधन। समझ में आया, भंडार संसाधन यानी वैसे संसाधन जिनका उपयोग तकनीकी के कारण से काफ़ी कम मात्रा में किया जाता है। ठीक है, असीम शक्ति होने के बावजूद भी क्या, तकनीकी के विकास न होने के कारण से कम मात्रा में किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, भंडार संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भंडार कहलाते हैं। जैसे कि जल जो है वो किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों से बना है, यानी अणुओं से मिलकर के बना है, जिसमें असीम शक्ति होती है, लेकिन फिर भी इसका है ना उपयोग की तकनीक विकसित न होने के कारण से इसका काफ़ी कम मात्रा में उपयोग होता है। इसलिए क्या हो गया, ये भंडार संसाधन। ठीक है। अगला है आपका क्या, संचित कोश संसाधन। क्या है संचित कोश संसाधन। अगर देखें तो ये भी उसी का अंश है, लिखा भी है कि ये क्या है, भंडार के अंश होते हैं। संचित कोश संसाधन में क्या है, भंडार के अंश होते हैं। ऐसे संसाधनों को भविष्य में पूंजी माना जाता है, यानी जिसका भविष्य में पूंजी मानकर अभी उपयोग किया जा रहा है ना, अभी उपयोग नहीं किया जा रहा, भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। ऐसी भूमि जैसे कि हम संभाव में पढ़े थे, अभी मौजूद है लेकिन उपयोग नहीं किया जा रहा है, आने वाले समय में किया जा सकता है। जैसे कि भंडार है उसी का अंश ये भी है, संचित कोश संसाधन। तो वैसे संसाधन जो है भंडार के अंश होते हैं, लेकिन इसको क्या भविष्य की पूंजी माना जाता है ना, जिसका उपयोग भी किया जाता है तो काफ़ी कम मात्रा में किया जा रहा है। जैसे कि आपका जो है वो क्या हो गया, जल से हम विद्युत बनाते हैं, है ना, तो जल से अभी विद्युत बनाने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कम मात्रा में ही विकसित है, यानी जल से अभी जो विद्युत बनाने की प्रक्रिया है काफ़ी कम क्षेत्रों में विकसित है, और काफ़ी कम मात्रा में हम क्या करते हैं, जल से विद्युत का निर्माण करते हैं। चाहे तो हम मिलियनों बिलियनों मेगावाट क्या कर सकते हैं, जल से विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अभी
काफ़ी कम मात्रा में जल से विद्युत का निर्माण किया जाता है, इसलिए जल विद्युत आपका क्या हो गया, संचित कोष संसाधन हो गया। यानी आने वाले समय के रूप में इसे देखा जाता है, देखा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इसका उपयोग करके बड़े पैमाने पर जल से विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। विकास की स्थिति के आधार पर, तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। संभाव्य यानी जिसकी संभावना होती है किसी क्षेत्र में होने की, लेकिन अभी उसका उपयोग किया नहीं जा रहा है, आने वाले फ्यूचर में किया जा सकता है। विकसित मतलब क्या, जिसका विकास हो चुका है या जिसकी गुणवत्ता, मात्रा के बारे में, उपयोग के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त है, उसे क्या कहेंगे, विकसित संसाधन। भंडार संसाधन यानी जिसमें असीम शक्ति छिपी होने के बावजूद भी तकनीकी विकास ना होने के कारण जिसका कम उपयोग किया जाता है, वो क्या होंगे, भंडार संसाधन। संचित कोष संसाधन यानी ये भंडार के ही अंश होते हैं जिसका उपयोग काफ़ी कम मात्रा में किया जाता है क्योंकि इसे भविष्य की पूंजी मानी जाती है, जैसे कि जल से विद्युत बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब है आपका संसाधन नियोजन। जी फ्रेंड्स, तभी तो आपने संसाधनों के प्रकार के बारे में पढ़ा कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कितने प्रकार होते हैं, है ना, उनका हम कैसे कैसे उपयोग करते हैं, कैसे कैसे उनको बांटा गया है। लेकिन अब सबसे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है और ये अक्सर ही आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन मतलब क्या, संसाधन मतलब हो गया जिसका उपयोग मनुष्य करता है, और नियोजन मतलब क्या हो गया, बचाव, है ना। तो संसाधन का बचाव क्या है जी, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। क्योंकि कोई भी संसाधन जो है उसका हम तभी बचाव कर सकते हैं जब हम उसको सही तरीके से अपने सूझबूझ के साथ उपयोग करेंगे, तभी वो क्या कहलाए, तभी वो लंबे समय तक टिकेगा, टिकेगा ना। इसलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि कोई भी जो देश है, कोई भी जो देश या राष्ट्र है ना, उसके या राष्ट्र हो, क्षेत्र हो या आपका परिवार ही क्यों ना हो, किसी भी राष्ट्र के विकास में जो है वो संसाधन जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। यानी संसाधन के बिना ना ही कोई देश विकास कर सकता है, ना ही कोई क्षेत्र विकास कर सकता है, ना ही कोई राज्य विकास कर सकता है, और ना ही आपका परिवार विकास कर सकता है। जब तक आप संसाधनों का सही उपयोग नहीं करेंगे, है ना, तब तक आपका भी विकास नहीं होगा। आपका विकास नहीं तो आपके परिवार का भी विकास नहीं होगा, आपके परिवार का विकास नहीं होगा तो आपके समाज का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा तो आपके राष्ट्र का, आपके जिले का विकास नहीं होगा, जिले का विकास नहीं होगा तो राज्य का विकास नहीं होगा, राज्य का विकास नहीं होगा तो देश का भी विकास नहीं होगा। तो वो विकास कब होगा, जब आप उसका सही उपयोग करेंगे तब। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं, और आप मार्केट में गए, है ना, और बिना काम के उस पैसे का खर्च कर देते हैं क्या, मिठाई वगैरह खाने में, अनावश्यक चीज़ें खाने में, जिसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है। और इन फ्यूचर भगवान ना करे ऐसा हो, अगर आप घर पे आते हैं और आपके भाई की, आपके बहन की या आपकी खुद की तबीयत ख़राब हो जाती है और उस समय आपके पास पैसे नहीं होते, तो क्या उस समय आप अपना इलाज करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। जैसी बात है कि जब पैसे हम बेकार में घूमने में खर्च कर देंगे तो उस समय हम अपना उपयोग इलाज नहीं करा पाएंगे। लेकिन अगर वही सोच समझ के उपयोग किए होते, अगर पैसे को बचाए होते, तो इस समय जब हमारा तबीयत ख़राब हुआ है, हमारे परिवार में किसी का तबीयत ख़राब हुआ है, तो उस पैसे का उपयोग करके हम क्या कर सकते थे, अपना या अपने परिवार के लोगों का इलाज करवा सकते थे, जिससे कि उन्हें उस बीमारी से मुक्ति मिल जाती। समझ में आया। इसलिए संसाधन नियोजन की क्या है, आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम संसाधन नियोजन नहीं करेंगे, सावधानी से उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो आवश्यकता से पहले ख़त्म हो जाएगी, और जब हमें चाहिए होगा तो वो मिलेगा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया संसाधन नियोजन। अब अगला आपका टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। ये भी आपसे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है ना। संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण एक जैसे ही है। संसाधन संरक्षण का मतलब होता है संसाधनों का बचाव। संसाधनों का बचाव यानी संसाधनों का बचाव हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो चलिए, किसी भी देश का हो, चाहे वो आपका हो, आपके परिवार का हो, आपके समाज का हो या देश का हो, उसके विकास में जो है ना, संसाधनों की अहम भूमिका होती है। बिना संसाधन के कोई भी राष्ट्र जो है वो विकास नहीं कर सकता है। इसलिए संसाधन अगर किसी भी क्षेत्र में नहीं होते तो बहुत सारी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि सामाजिक की स्थिति खराब हो जाती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये सभी समस्या उत्पन्न ना हो और हमारा जीवन
सुलभ आसानी से चलता रहे, तो इसलिए आपको संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक। जैसे कि अभी हमने ऊपर उदाहरण लिया था 100 रुपये का, तो वो भी अगर उपयोग अगर बचा कर करते हैं, उसको बचाते हैं, तो इन फ्यूचर आपके काम आएगा। और ख़त्म कर देते हैं तो काम आएगा नहीं आएगा। संसाधन के बिना कोई देश का विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए भी आपको संसाधन की आवश्यकता करनी चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि आप आने वाले समय में आप ही देश की पीढ़ी हैं, आप ही देश के भविष्य हैं। तो जब आप संसाधनों का दोहन करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो आपके आने वाले समय में जो है जितना आपको चाहिए विकास के लिए, या जो मटेरियल चाहिए वो हो सकता है आपके दोहन के कारण ख़त्म हो जाए, तो आप उस समय उसका उपयोग ना कर सके। तो इसलिए आप संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, संसाधनों का बचाव आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में आप उसका विकास कर सके या उसका उपयोग करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। इसके अलावा महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में कहा है कि काफ़ी उल्लेखनीय भी है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यानी हम अपना जो है आज के बारे में सोचते हैं, कल के बारे में, यानी हम जो है ना, मनुष्य भारत के जो लोग हैं वो अपना पेट कैसे भी भर सकते हैं, लेकिन अगर वो आज से ही सोचे कि हमें तिजोरी भरना है, तो वो कभी भी हम लोगों से नहीं होगा। हम जो है ना, अपने पेट भरने के लिए है, हम कैसे भी अपना काम करके पेट भर सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि आज ही ले लीजिए खजाना और अपना पेट ही भर लीजिए, तो वैसा हमारे पास कुछ नहीं है और हमें वो चाहिए भी नहीं। बस हमें चाहिए कि किसी प्रकार से हमारा पेट भर जाए। यानी किसी मनुष्य अगर भूखा है तो कोई ना कोई कार्य करके अपना पेट भर लेगा, लेकिन अगर उसको ये लालच लग जाए कि नहीं हमको क्या करना है, एकदम पेट ही भर के एकदम है ना चाहिए, जिससे कि हम साल भर खाते रहें, तो वैसे मनुष्य तो कर सकता है, लेकिन वो कभी सफल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी ने भी कहा है कि संसाधन अगर हम आज बचा कर रखते हैं, तो आने वाले समय में वो हमें क्या कर सकता है, पेटी भर के सुख दे सकता है। लेकिन अगर उसका हम दुरुपयोग करेंगे, तो वो कम से कम समय में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जिससे कि हम चाह कर भी उसका विकास और उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और इसके एक आगे टॉपिक है जो कि छूट गया है, और वो है आपका सतत पोषणीयता विकास। तो वो भी इसी से मिलता जुलता है कि अगर आप संसाधनों का विकास, संसाधनों का संरक्षण, संसाधन नियोजन करते हैं, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, संसाधनों का बचाव करते हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में सतत प्रसन्नता, मतलब जीवन में हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना। और ये तभी संभव है जब आप क्या करेंगे, संसाधनों का बचाव करेंगे, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, दुरुपयोग ना करें, और साथ ही साथ दूसरों को दुरुपयोग करने से भी रोकें। उसको समझाएं कि आप कैसे संसाधनों का बचाव कर सकते हैं, या आप जो दुरुपयोग करें उससे किस किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, कि आप बचाकर भी संसाधन का नियोजन कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि हम घर में बल्ब जलाते हैं, पंखे जलाते हैं, और जब ज़रूरत नहीं होता तो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं, कुछ समय के लिए ही निकलते हैं, तो वहाँ पे पंखे जो हैं, बल्ब जो है जलते रहते हैं। तो अगर वहाँ पे हम उसे बंद कर देते हैं, तो उससे भी संसाधन का बचाव होता है, क्योंकि विद्युत भी एक क्या है, संसाधन है। ठीक है, आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी पढ़ाई चलती रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।